एपिसोड 36। छोटे लड़के, आप कौन हैं? आपको कुछ चाहिए? महिला ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। वो खिले गुलाब की तरह थी, नाजुक, लाल और सुगंधित। बहुत आकर्षक थी। उसकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी, जो बाकी सबको फीका कर देती थी। वो प्राचीन सुंदरियों जैसी थी, जो अपनी खूबसूरती से देश को तबाह और लोगों पर मुसीबत ला सकती थी। अंडरवर्ल्ड के नंबर 1 किंग के तौर पर अभय सिंह ने कई सुंदरियां देखी थी, लेकिन ये मोहक महिला नंबर 1 हो सकती थी। नहीं, उसे शालिनी गुप्ता के साथ नंबर 1 पर रखना चाहिए। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, बस बहुत ठंडी थी। आमतौर पर अभय इस सुंदरी से थोड़ी देर बात करना पसंद करता, लेकिन अभी उसकी पत्नी बीमार थी। उसे सूप बनाना था, तो इस मोहक महिला से बात करने का समय नहीं था। मैं आपसे कुछ खाना उधार लेना चाहता हूं। मुझे मांस चाहिए। अगर ब्लैकबोन चिकन हो तो सबसे अच्छा, अभय ने साफ नजरों से पूछा। उसने अपने दिल की हैरानी को दबा लिया था। मोहक महिला अभय का भाव देखकर हैरान हुई। उसकी आंखों में आश्चर्य चमका। आम पुरुष उसे देखकर लार टपकाते और मूर्ख की तरह दिखते थे। ये सुंदर पुरुष उसकी आकर्षण को झेल गया। इससे उसकी उत्सुकता जागी। आखिर जो पुरुष उसके आकर्षण को झेल सके वो बहुत कम थे। छोटे लड़के, क्या आपको पता है मैं कौन हूं? आप मुझसे कुछ उधार लेने की हिम्मत करते हैं? आप कौन हैं? मेरा नाम रूपा सिन्हा है। आपने सुना होगा ना? मैंने कभी नहीं सुना। अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़कर सिर हिलाया। उसने ये नाम कभी नहीं सुना था। आपने मेरा नाम नहीं सुना? रूपा सिन्हा के मोहक चेहरे पर हैरानी उभरी। माफ कीजिए, मैंने आपका नाम नहीं सुना। अभय ने कंफ्यूज होकर सिर हिलाया। क्या आप बहुत मशहूर हैं? मुझे आपका नाम क्यों पता होगा? हाँ, पूर्वांचल शहर में कोई मेरा नाम नहीं जानता। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसका सुंदर चेहरा हैरानी से भरा था। उसकी आकर्षक आंखें चमक रही थी। क्या यह शख्स विदेश से आया था? वरना उसका नाम कैसे नहीं सुना? रूपा सिन्हा की पलकें हिली। उसका मन कंफ्यूज था। जानना जरूरी था कि रूपा सिन्हा पूर्वांचल शहर की सबसे सुंदर महिला थी। वो शालिनी गुप्ता के साथ शहर की प्रसिद्ध सुंदरी मानी जाती थी। एक मोहक थी, दूसरी ठंडी। दोनों कई पुरुषों के दिल की देवी थी। उन्होंने ऊंचे तबके के कई पुरुषों को लुभाया था। और भी, रूपा सिन्हा का बैकग्राउंड रहस्यमयी था और उसके रिश्ते मजबूत थे। पूर्वांचल का ऊंचा तबका उसका सम्मान करता था। कुछ कहते थे कि वो उससे डरते थे। किसी ने कहा था कि पूर्वांचल शहर के मेयर को नाराज करना ठीक था, पर रूपा सिन्हा को नहीं। मेयर को नाराज करो तो भी जिंदा रह सकते हो, दूसरी जगह चले जाओ तो बच सकते हो, पर रूपा सिन्हा को नाराज किया तो पूरे देश में कोई जगह नहीं मिलती। साफ था कि रूपा सिन्हा के रिश्ते मजबूत थे और पूरे देश में फैले थे। श्रीमती सिन्हा, क्या आप बता सकती हैं कि मैं आपसे खाना कैसे उधार ले सकता हूं? बहुत आसान है। मुझे अपना नाम और पहचान बताइए। मेरा नाम अभय सिंह है। मैं सेल्स कर्मचारी हूं। क्या अब आप खाना उधार दे सकती हैं? अभय ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा। उसने अपनी मौजूदा पहचान बताई। वो अपनी वुल्फ किंग की पहचान जाहिर नहीं करता था। उसे लग रहा था कि सामने वाली महिला साधारण नहीं थी और उसका बैकग्राउंड मजबूत था। वो अपने लिए मुसीबत नहीं चाहता था। छोटे भाई, 1 मिनट रुकिए, मैं ले आती हूं। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और शान से कमरे में गई। थोड़ी देर बाद वो एक जमा हुआ ब्लैकबोन चिकन ले आई। ये लीजिए, ये इंपीरियल ग्रेड ब्लैकबोन चिकन है। मैं इसे आपको उधार देती हूं। रूपा सिन्हा ने आकर्षक मुस्कान दी और अपने नाजुक हाथों से चिकन अभय को दिया। इंपीरियल ग्रेड ब्लैकबोन चिकन सुनकर अभय की आंखें चमक उठीं। ये देश का सबसे अच्छा चिकन था। इसका पोषण बहुत ज्यादा था और शरीर के लिए बेहतरीन था। पुराने जमाने में यह सिर्फ कियान लोंग सम्राट के लिए होता था। कियान लोंग सम्राट को ब्लैकबोन चिकन सूप पसंद था। इससे उसका शरीर स्वस्थ रहा और वो सबसे लंबे समय तक राज करने वाला सम्राट बना। इंपीरियल ग्रेड ब्लैकबोन चिकन की संख्या बहुत कम थी। सिर्फ दिल्ली के बड़े लोग इसे ले सकते थे। आम लोग इसका स्वाद नहीं चख सकते थे। अभय को उम्मीद नहीं थी कि 14 नंबर मकान की मोहक महिला के पास इंपीरियल ग्रेड ब्लैकबोन चिकन होगा। उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए, पर उसे अपनी पत्नी के लिए सूप बनाना था, तो वो इस महिला के बैकग्राउंड में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, वरना वो उससे थोड़ी बात करना चाहता। धन्यवाद, अभय ने शुक्रिया कहा और इंपीरियल ग्रेड ब्लैकबोन चिकन लेकर चला गया। कुछ ही देर में वो अंधेरे में गायब हो गया। कितना मजेदार शख्स आधी रात को ब्लैकबोन चिकन उधार लेने आया।
रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और दरवाजा बंद किया। वो अपने सुंदर शरीर के साथ कमरे में चली गई। दोनों की पहली मुलाकात एक ब्लैकबोन चिकन से शुरू हुई। अभय घर लौटा और चिकन को बर्तन में डाला। उसने पानी डाला, चूल्हा जलाया और धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। 1 घंटे बाद बर्तन से तेज खुशबू आने लगी। ब्लैकबोन चिकन सूप तैयार था। अभय ने सूप लिया और शालिनी के बेडरूम में पहुंचा। हनी, आइए और ब्लैकबोन चिकन सूप पीजिए। ये आपके शरीर को ताकत देगा। अभय ने मुस्कुराकर सूप शालिनी के मुंह के पास रखा। कितना खुशबूदार सूप! शालिनी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कटोरे से आती तेज खुशबू सूंघी। हाउसकीपर झांग जो सूप बनाता था, वो कभी इतना खुशबूदार नहीं था। उसने एक घूंट लिया। सूप में हल्की मिठास थी। बहुत स्वादिष्ट था। पल भर में उसने पूरा कटोरा खत्म कर दिया। ये चिकन आपको कहां से मिला? इतना स्वादिष्ट कैसे है? शालिनी ने होंठ चाटे। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। उसे पता था कि हाउसकीपर घर पर नहीं था और किचन में खाना नहीं था। अभय ने सूप कैसे बनाया? और उसे स्वाद से पता चला कि यह साधारण चिकन नहीं था। यह बेहतरीन क्वालिटी का था। मैंने ये चिकन किसी से उधार लिया। ये इंपीरियल ग्रेड ब्लैकबोन चिकन है। शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। इंपीरियल ग्रेड ब्लैकबोन चिकन? शालिनी की आंखों में हैरानी चमकी। उसने इसके बारे में सुना था। यह दिल्ली के बड़े लोगों के लिए खास था। इतना कीमती था कि शालिनी ने कभी इसका स्वाद नहीं चखा था। पर शाही महल में रहने वाले लोगों के रिश्ते गहरे और बैकग्राउंड मजबूत थे। कुछ का दिल्ली के बड़े लोगों से संपर्क होना आश्चर्यजनक नहीं था। उसे उत्सुकता थी कि अभय ने यह चिकन किससे उधार लिया। यह तो प्रसिद्ध इंपीरियल ग्रेड ब्लैकबोन चिकन था। हनी, आप अब बेहतर महसूस कर रही हैं? बहुत बेहतर। यह सूप बहुत अच्छा है। बेशक, यह इंपीरियल ग्रेड चिकन है। मैं भी इसे खाने से पहले सोचता हूं। अभय ने मुंह खोलकर कहा। ब्लैकबोन चिकन का पोषण बहुत ज्यादा था। यह खून बढ़ाता, शरीर को ताकत देता और उम्र बढ़ने से रोकता था। खासकर इंपीरियल ग्रेड चिकन, जो चिकन का राजा था और बहुत मुश्किल से मिलता था। उसने मेहनत की और घंटों सूप बनाया, पर उसने एक घूंट भी नहीं लिया। शालिनी ने सब पी लिया। प्यारे, धन्यवाद। मैं आपका पति हूं। आपकी देखभाल करना मेरा काम है। शालिनी ने जवाब दिया। उसका दिल गर्मी से भर गया। वो भावुक थी। वो साफ-सफाई की शौकीन थी और उसे पुरुषों से हल्की नफरत थी। बचपन से वो पुरुषों को नापसंद करती थी और उनसे बात नहीं करना चाहती थी। इससे उसका स्वभाव ठंडा हो गया था। पर वो इस शख्स के करीब आना चाहती थी। शायद ये सुरक्षा का एहसास है। उसने मन में सोचा। हनी, अच्छे से आराम कीजिए। मैं आपके साथ हूं। अभय ने शालिनी को कंबल ओढ़ाया और हल्के से मुस्कुराकर कहा। एपिसोड 37। दूसरे दिन सूरज के उगते ही खिड़की से धूप कमरे में आई। जहां जहां धूप पड़ी वहां गर्मी थी। आप जाग गई, अब बेहतर लग रहा है? शालिनी गुप्ता की आंखें खुलते देख अभय सिंह ने चिंता से पूछा। शालिनी एक आम इंसान थी। पॉइजन्स स्पाइडर के हमले के बाद उसे डर था कि कोई स्थायी नुकसान न हो जाए। बहुत बेहतर है। इंपीरियल ग्रेड ब्लैक चिकन का असर शानदार है। शालिनी को लगा कि उसका शरीर ताकत से भर गया है। उसे पता था कि इतनी जल्दी ठीक होने की वजह ब्लैक चिकन था। हालांकि उसकी ताकत लौट आई थी। माथे पर कल की चोट का निशान था। इससे उसकी सुंदरता पर असर पड़ा था। शालिनी की बात सुनकर अभय की चिंता खत्म हुई। पत्नी ठीक हो तो सब ठीक था। हनी, मेरे माथे का निशान बहुत बुरा लग रहा है। मैं आज आराम करना चाहती हूं और कल काम पर जाऊंगी। शालिनी ने अपने माथे को छूते हुए धीरे से कहा। ठीक है, मैं भी आज आराम करूंगा। आपके साथ घर पर रहूंगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर घर पर साथ रहने का फैसला किया। उसका और शालिनी का रिश्ता अभी बेहतर हुआ था। वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे शालिनी नाराज हो। रिश्ता बनाना एक धीमी प्रक्रिया थी। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे आगे बढ़ना था। तलाक के बारे में अभय अब सोचता भी नहीं था, क्योंकि टाइगर किंग अभी पूर्वांचल शहर में था और कभी भी आ सकता था। शालिनी की सुरक्षा के लिए वो तलाक नहीं ले सकता था। शालिनी एक डरे हुए पक्षी की तरह थी। उसे साथ और सांत्वना चाहिए थी। डिंग लिंग लिंग। दोनों बात कर रहे थे कि शालिनी का फोन बजा। उसने फोन निकाला और देखा कि यह उसके पिता का कॉल था। उसका चेहरा बदल गया। उसके इस पिता से रिश्ता अच्छा नहीं था। दोनों अक्सर लड़ते थे।
कारण था कि उसके पिता की दूसरी औरतें थी और उनसे एक भाई भी था। आपको मुझसे कुछ चाहिए? शालिनी ने फोन उठाया और हल्के से पूछा। बेटी, मैं और तुम्हारी मां आज तुमसे और हमारे दामाद से मिलने आना चाहते हैं। क्या तुम घर पर हो? फोन से एक परिपक्व पुरुष की आवाज आई। मैं आज व्यस्त हूं, किसी और दिन। शालिनी ने अपने पिता को सीधे मना कर दिया। वो उसे नहीं देखना चाहती थी। जब वो छोटी थी, उसके पिता कभी उसे देखने नहीं आए, उसकी परवाह नहीं की। अब आना चाहते थे, किसे बेवकूफ बना रहे थे। पिता का आना बहाना था। असल में वो इस सुनहरे दामाद अभय से मिलना चाहते थे, जिसे वो दिल्ली की मशहूर सिन्हा फैमिली का वारिस समझते थे। मैं तुम्हारी मां से बात करवाता हूं। उस शख्स को पता था कि बेटी उसे पसंद नहीं करती। उसने फोन अपनी पत्नी को दे दिया। छोटी शालिनी, आज मैं और तुम्हारे पिता तुमसे और हमारे दामाद से मिलना चाहते हैं। हमें आने दो। फोन से एक दयालु आवाज आई। इस आवाज को सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी मां की आवाज थी, क्योंकि उसके पिता को बेटा चाहिए था और मां ने बेटी को जन्म दिया। फिर मां बीमार हो गई और बच्चे पैदा नहीं कर सकी। इससे पितृसत्तात्मक पिता बहुत नाराज हुए। जब वो छोटी थी, उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, उसे ठंड और भूख में छोड़ दिया। इससे उसे गहरा सदमा लगा था। तब से वो पुरुषों से नफरत करने लगी और ठंडी हो गई। उसका ठंडा स्वभाव बचपन में ही बन गया था। जब शालिनी भूख से मरने वाली थी, उसकी मां ने उसे खाना और पानी दिया था। अगर मां न होती तो शालिनी बचपन में बाहर ठंड से मर जाती। इसलिए वो अपनी मां की बहुत आभारी थी। मां, अगर आप आना चाहती हैं तो आ सकती है। मैं घर पर आपका इंतजार करूंगी। शालिनी ने मुस्कुराकर धीरे से कहा। वो अपने बेरहम पिता को मना कर सकती थी, पर अपनी प्यार करने वाली मां को नहीं। शालिनी जानती थी कि उसकी मां का गुप्ता परिवार में अच्छा समय नहीं था। पिता उसे ठंडेपन से देखते थे और सौतेली मां और भाई उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। शालिनी एक आज्ञाकारी बेटी थी। उसने कई बार अपनी मां को अपने साथ रहने को कहा, पर मां ने हमेशा मना कर दिया। मां उस बेरहम पिता को छोड़ नहीं पाती थी। ठीक है छोटी शालिनी, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फोन से आवाज बहुत उत्साहित थी। फिर फोन कट गया। हनी, आप खुश क्यों नहीं? शालिनी को परेशान देख अभय ने धीरे से पूछा। मेरे माता पिता आ रहे हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए। सास ससुर आ रहे हैं? हाँ, कुछ खाना खरीद लाइए ताकि वो आए तो खा सकें। हनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपको मुझे पहले कुछ नकद देना होगा। अभय ने हाथ मलते हुए शर्मिंदगी से कहा। वो महान वुल्फ किंग था, पर अब एक औरत से पैसे मांग रहा था, वो भी अपनी पत्नी से। इससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। ये लीजिए 1000 रुपए। शालिनी ने अपने बैग से 1000 रुपए निकाले और अभय को दिए। हनी, इंतजार कीजिए, मैं अभी लौटता हूं। अभय ने 1000 रुपए लिए, घर से निकला और वॉलमार्ट गया। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी चेन सुविधा स्टोर थी। वहां सब कुछ मिलता था। वहां से उसने एक बेक्ड चिकन, एक रोस्ट डक, एक स्ट्राइप्ड बास, 500 ग्राम सुअर का मांस, कुछ सब्जियां, 2 बोतल सफेद शराब और रेड वाइन खरीदी। खरीदारी खत्म कर अभय ने समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सोफे पर एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। पुरुष करीब 40 साल का था। उसने 7 वुल्फ्स ब्रांड का सूट पहना था। रोलेक्स घड़ी थी। चेहरा साफ था और शरीर थोड़ा मोटा। उसके सुंदर चेहरे से लगता था कि जवानी में वो बहुत हैंडसम रहा होगा। उसके बगल की महिला शालिनी से थोड़ी मिलती थी। दोनों के चेहरे अंडाकार और भौहें पतली थी। वो शालिनी से उम्र में बड़ी थी। एक मध्यम आयु की महिला थी, बहुत शालीन और सभ्य लग रही थी। ये पुरुष शिवलाल गुप्ता था और महिला शिवानी मिश्रा। ये शालिनी के माता पिता थे और अभय के सास ससुर भी। अभय आ गए। अभय को आते देख शिवलाल खड़ा हुआ और बोला। भले ही वो अभय का ससुर था, पर वो तेवर नहीं दिखा सकता था। अभय दिल्ली की मशहूर सिन्हा फैमिली का वंशज था। उसका सामाजिक स्तर उनसे बहुत ऊंचा था। ससुर जी, सासू मां, आप लोग आए हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं किचन में खाना बनाता हूं। अभय ने सास ससुर को नमस्ते की और चाय दी, फिर खाना लेकर किचन में चला गया। अभय, शालिनी को खाना बनाने दो, आप सिन्हा परिवार के वंशज हैं, किचन में कैसे जा सकते हैं? शिवलाल ने भौहें सिकोड़कर कहा। कोई बात नहीं, शालिनी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना बना सकता हूं। अभय ने शिवलाल के सुझाव को ठुकराया। वो किचन में गया और खाना बनाने लगा। जब वो अफ्रीका में था, रेगिस्तान में रहता था,
वहां अक्सर अपने लिए खाना बनाता था, इसलिए उसे खाना बनाना अच्छे से आता था। आधे घंटे बाद स्वादिष्ट खाने की टेबल तैयार थी। कुल 8 व्यंजन और 2 सूप थे। चिकन, डक, मछली, मांस और 4 सब्जी के व्यंजन। सूप में रिब स्टू और समुद्री शैवाल अंडा सूप था। खाना हर स्वाद को कवर करता था। इसे देखकर भूख लगती थी। छोटे अभय, हमें नहीं पता था कि आप खाना भी बना सकते हैं। ये आसान नहीं है। खाने की मेज पर शिवलाल ने अभय की तारीफ की। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसके बगल की सास शिवानी मिश्रा खाना खाकर उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। शुरू में शिवानी मिश्रा को थोड़ी चिंता थी। उसे डर था कि दामाद का अपनी बेटी से रिश्ता अच्छा न हो और वो उसके लिए खाना न बनाए। आखिर उसका दामाद सिन्हा परिवार का वंशज था। अगर वो अपनी पत्नी के लिए खाना न बनाए तो भी ठीक था। पर शिवानी मिश्रा को कभी नहीं लगा था कि ये दामाद न सिर्फ खाना बना सकता है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी बनाता है। एक मां के तौर पर वो हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी एक अच्छे पुरुष से शादी करे जो सब कुछ जानता हो। अभय उसके मानकों पर खरा उतरा, बल्कि उनसे आगे निकल गया। खाने की मेज पर अभय शालिनी को बार बार खाना देता रहा। इससे सास ससुर बहुत खुश हुए और मुस्कुराते रहे। दंपति को प्यार करते देख सास ससुर को बहुत खुशी हुई। बेशक शिवानी मिश्रा ने शालिनी से पूछा कि उसके माथे पर पट्टी क्यों है। शालिनी ने कहा कि वो गलती से गिर गई थी। उसने हत्या की कोशिश की बात नहीं बताई ताकि माता पिता चिंता न करें। एपिसोड 38। इस खाने में सबने बहुत मजे किए। शालिनी गुप्ता और उसकी मां बातें कर रही थी, जबकि अभय सिंह और उसके ससुर शराब पी रहे थे। अंत में 2 बोतल सफेद शराब पूरी तरह खत्म हो गई। बेशक अभय ने 1.5 बोतल पी ली, जबकि ससुर ने सिर्फ आधी बोतल। ये ध्यान देने वाली बात थी कि ससुर की शराब की क्षमता कम थी। आधी बोतल के बाद वो नशे में हो गए और सास शिवानी मिश्रा को उन्हें गाड़ी चलाकर घर ले जाना पड़ा। जाने से पहले शिवलाल गुप्ता ने अभय से कहा कि उसे अपने परिवार को बताना चाहिए और गुप्ता परिवार के कारोबार की देखभाल करनी चाहिए। आज उनकी मुलाकात का यही मुख्य मकसद था। दामाद के तौर पर अभय ने सिर हिलाकर हामी भरी। हनी, मेरे पिता बहुत लालची हैं। अगर आप उनके कारोबार की देखभाल भी करेंगे तो वो धन्यवाद नहीं देंगे। वो बस आपको इस्तेमाल करेंगे। शिवलाल के जाने के बाद शालिनी ने अभय से कहा, उसे अपने पिता का स्वभाव सबसे बेहतर पता था। उसके पिता की नजर में फायदा हमेशा सबसे जरूरी था। हनी, वो मेरे ससुर हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। अभय ने भौहें सिकोड़ कर कहा। उसे ये मुश्किल लगा। वो छोटी पीढ़ी का था और दामाद भी। ससुर की बात को नजरअंदाज करना ठीक नहीं था। हनी, क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूं? मैं तैयार नहीं हूं। क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? शालिनी का चेहरा हल्का बदल गया और उसने एक कमरे में सोने की बात ठुकरा दी। उसे साफ सफाई का शौक था और बचपन से पुरुषों से नफरत थी। कल अभय ने उसे गले लगाया। यह पहले ही उसकी ओर से बड़ी छूट थी। इतने कम समय में वो और छूट नहीं दे सकती थी। कोई बात नहीं हनी, जब आप सोच लेंगी तब हम एक कमरे में सोएंगे। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और पहली मंजिल के अपने बेडरूम की ओर चला गया। उसे पता था कि शालिनी थोड़ी ठंडी थी और पुरुषों से नफरत करती थी। ये एक तरह की बीमारी थी। इसे जबरदस्ती नहीं ठीक किया जा सकता था, धीरे धीरे इलाज करना था। उसे यकीन था कि अगर वो लगातार कोशिश करता रहा तो एक दिन शालिनी उसके साथ एक कमरे में सोने को तैयार हो जाएगी। इस ठंडी पर आकर्षक सीईओ को जीतना और उसे धीरे धीरे प्यार में डालना किसी पुरुष के लिए बड़ी उपलब्धि थी। दूसरे दिन बाहर धूप थी। सुबह के पक्षी पेड़ों की डालियों पर चहचहा रहे थे। आज मौसम फिर से अच्छा था। अभय सुबह जल्दी उठा। उसने लिविंग रूम की मेज पर 1 कप दूध, 1 ब्रेड, 1000 रुपए और एक कागज का टुकड़ा देखा। कागज पर लिखा था, हनी, मैं काम पर जा रही हूं। ये आपके लिए खाना और पैसे हैं। ये ठंडी पत्नी आखिरकार मेरी परवाह करना सीख गई। मेज पर पैसे और खाना देखकर अभय मुस्कुराया। नहा धोकर वो कुर्सी पर बैठा और दूध ब्रेड खाया। फिर 1000 रुपए लेकर हिमशिखर कॉरपोरेशन की ओर चला। अब जेब में नकद था तो उसने टैक्सी ली और काम पर पहुंच गया। भाई अभय, आप आखिरकार आ गए। कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचते ही अभय को एक साफ आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो श्यामली वर्मा उसे हैरानी से देख रही थी। श्यामली आज हल्के नीले रंग की ड्रेस में थी, जो उसके सुंदर शरीर को खूबसूरती से लपेटे थी।
उसके पपीते जितने बड़े स्तन ड्रेस से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उसका प्यारा चेहरा गुलाबी था। श्यामली, आप आज जो सुंदर लग रही है। अभय की आंखें चमकी और उसने तारीफ की। भाई अभय, आप फिर मुझसे मजाक कर रहे हैं। श्यामली, मैं आपसे मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। भाई अभय, आप कल काम पर क्यों नहीं आए। श्यामली, कल मैं व्यस्त था, इसलिए नहीं आ सका। अभय ने मुस्कुराकर कहा, कल शालिनी पर हत्या का हमला हुआ था और वो घायल हो गई थी। उसे घर पर उसकी देखभाल करनी पड़ी तो काम पर नहीं आ सका। अभय, अगर आप काम पर ना आए तो छुट्टी लेनी चाहिए। आपने कल ऐसा नहीं किया तो ये गैरहाजिरी मानी जाएगी। विकास यादव आपके लिए परेशानी ढूंढ रहा है। श्यामली ने चिंता से कहा और उसे आगाह किया। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक दिन गैरहाजिर था। क्या वो मुझे निकाल देगा। अभय ने सिर हिलाया, श्यामली को चिंता न करने का इशारा किया। बिल्कुल, आप बिना वजह गैरहाजिर थे तो मैं आपको निकाल सकता हूं। अचानक एक ठंडी आवाज आई। फिर विकास यादव सूट में सेल्स डिपार्टमेंट में आया। मैनेजर यादव, मैं सिर्फ एक दिन गैरहाजिर था। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी एक दिन की तनख्वाह और पूर्ण उपस्थिति बोनस काट सकते हैं। मुझे कैसे निकाल सकते हैं। अभय ने भौहें सिकोड़कर कहा। उसके चेहरे पर नाराजगी झलकी। अभय सिंह, मैं आपसे पूछता हूं, आप कंपनी में 3 दिन से हैं, क्या आपने एक भी ज्वेलरी बेची। ओह, अभी तक नहीं। सही है, हमारी हिम शिखर कॉरपोरेशन बड़ी कंपनी है। हम बेकार बैठने वालों को पैसे नहीं देते। आपने 3 दिन में एक भी ज्वेलरी नहीं बेची और बिना वजह गैरहाजिर रहे। मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि आपको निकाला जा रहा है। विकास यादव ने ठंडी हंसी हंसी और जोर से कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सेल्स डिपार्टमेंट के दर्जन भर लोग सुन सके। अरे, अभय सिंह खत्म हो गया। 2 दिन पहले उसने मैनेजर यादव को मारा था। अब पकड़ा गया और निकाला जाएगा। उसने खुद ये मांगा। मैनेजर यादव से क्यों उलझा। मुझे लगता है मैनेजर यादव ज्यादा कर रहे हैं। गैरहाजिरी के लिए तनख्वाह और बोनस काटना चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट में सब चर्चा कर रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ को सहानुभूति थी। मैनेजर यादव, भले ही अभय ने ज्वेलरी न बेची हो, पर उसने गैंग से 10 लाख रुपए का डेट वसूला। आप उसे नहीं निकाल सकते। श्यामली का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने नाराजगी से कहा, यह मैनेजर यादव बहुत बुरा था। वो अभय को निकालना चाहता था। वो ऐसा नहीं होने देगी। श्यामली, वो 10 लाख रुपए का डेट मैंने तुम्हें वसूलने को कहा था। मेरे हिसाब से तुमने वसूला, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैं इसे आज जरूर निकालूंगा। विकास यादव ने सख्त चेहरा बनाकर कहा। उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। यहां क्या बहस हो रही है। शालिनी सेल्स डिपार्टमेंट में आई। वो अभय से मिलने आई थी, पर इतनी बहस सुनेगी ये नहीं सोचा था। प्रेसिडेंट, आप आ गई। अभय सिन्हा कल बिना वजह गैरहाजिर था। उसने किसी को नहीं बताया और ज्वेलरी भी नहीं बेची। मैं उसे निकालने वाला हूं। विकास यादव शालिनी के सामने दौड़ा और बोला। सीईओ को हर दिन बहुत काम होते थे। उसके पास दर्जन भर विभाग और सैकड़ों कर्मचारी थे। सेल्स डिपार्टमेंट में उसका आना सम्मान की बात थी। विकास यादव को उसकी संतुष्टि के लिए अच्छा दिखना था। आप कहते हैं कि अभय सिन्हा कल गैरहाजिर था, इसलिए आप उसे निकालना चाहते हैं। शालिनी ने भौहें उठाई और विकास यादव को देखा। हां, सीईओ, मैं उसे निकालूंगा। हिम शिखर कॉरपोरेशन में गैरहाजिर लोगों की जरूरत नहीं है। विकास यादव ने सही ठहराते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे वो सब कंपनी के लिए कर रहा हो। विकास यादव की बात सुनकर शालिनी ने होंठ सिकोड़े। उसकी भौहें सिकुड़ गई। विकास यादव कितना मूर्ख है। मेरे सामने मेरे पति को निकालना चाहता है। इतना बेवकूफ मत बनो। और विकास यादव ने अभय को निकालने का कारण यह बताया कि वो कल काम पर नहीं आया, पर वो घर पर मेरी देखभाल कर रहा था। मैनेजर विकास यादव, मैं अभी घोषणा करती हूं कि आपको हिम शिखर कॉरपोरेशन से निकाला जाता है। शालिनी ने अपने लाल होंठ हल्के ऊपर किए और ठंडे लहजे में कहा। एपिसोड 39। क्या, मुझे निकालना। विकास यादव की भौहें ऊपर उठीं और वो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं था कि उसने सही सुना या नहीं। अभय सिन्हा को निकाला जाना चाहिए था। ये उसके साथ कैसे हो गया। प्रेसिडेंट, अभय ने कल काम छोड़ा था, मैंने नहीं। क्या आपने गलती कर दी। आपको उसे निकालना चाहिए, मुझे नहीं। विकास यादव ने चापलूसी भरे चेहरे से कहा। वो एक छोटा सेल्स मैनेजर था। जाहिर है उसे कंपनी की सीईओ को खुश करना था। मैंने कोई गलती नहीं की। विकास यादव, जिसे मैं निकालना चाहती हूं वो आप है। आप आज से अपनी छुट्टी की कागजी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
शालिनी गुप्ता ने ठंडी मुस्कान दी और बिना भाव के कहा। उसे इस शख्स से बहुत नफरत थी जो बार बार उसके पति को परेशान करने की कोशिश करता था। शालिनी की बात सुनकर विकास यादव का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसके माता पिता मर गए हों। उसे सेल्स मैनेजर की जगह तक पहुंचने में कई साल लगे थे, लेकिन अब उसे निकाल दिया गया। इससे वो गुस्से से भर गया। क्यों क्यों क्यों? विकास यादव ने मन में चिल्लाया और उदास होकर बाहर चला गया। अभय, विकास यादव सेल्स टीम का लीडर था। अब वो निकल गया है तो आप सेल्स टीम लीडर क्यों नहीं बनते? शालिनी ने अपने लाल होंठ हल्के ऊपर किए और अभय से कहा। श्यामली वर्मा और बाकी सेल्स कर्मचारी शालिनी की बात सुनकर हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? सीईओ ने न सिर्फ विकास यादव को निकाला बल्कि अभय को सेल्स टीम लीडर बनाना चाहती है। सीईओ अभय की मदद कर रही है। क्या मैंने सही सुना? भाई, आपने सही सुना। सीईओ अभय की मदद कर रही है। अभय और सीईओ का क्या रिश्ता है? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे सीईओ का समर्थन मिल रहा है? आसपास के कर्मचारी हैरानी से बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर जलन भी थी। वो दोनों के रिश्ते का अंदाजा लगा रहे थे। सीईओ शालिनी, ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट में तीसरा दिन है। मैं अभी काम से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूं। अगर मैं सेल्स टीम लीडर बन गया तो शायद बाकी लोग सहमत न हों। अभी मैं इस पद को ठुकरा देता हूं। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर सेल्स टीम लीडर का पद ठुकरा दिया। भले ही शालिनी उसकी मदद करना चाहती थी, उसे अपनी समझ थी। वो नया कर्मचारी था। अगर अचानक लीडर बन गया तो बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते। सेल्स डिपार्टमेंट हिम शिखर कॉर्पोरेशन का अहम हिस्सा था। अगर आप ज्यादा ज्वेलरी बेचते और कंपनी को फायदा पहुंचाते तो लोग आपका सम्मान करते। अभय का इनकार सुनकर शालिनी की नजरों में तारीफ झलकी। सच कहें तो शालिनी को भी एहसास हुआ कि उसका प्रस्ताव जल्दबाजी में था। हिम शिखर कॉर्पोरेशन की सीईओ के तौर पर उसे निष्पक्ष और सही रहना था, न कि किसी का पक्ष लेना। अगर अभय को सेल्स टीम लीडर बनना था तो उसे अपनी काबिलियत से बनना चाहिए, न कि उनके रिश्ते की वजह से। अभय सिंह, चूंकि आप सेल्स टीम लीडर नहीं बनना चाहते तो किसी को सुझाइए। प्रेसिडेंट शालिनी, मुझे लगता है कि श्यामली वर्मा सेल्स टीम लीडर के लिए सबसे सही है। वो पुरानी कर्मचारी है और काम से वाकिफ है। पिछले महीने उन्हें कर्मचारी ऑफ द मंथ चुना गया था। वो जिम्मेदार और मेहनती है। अभय ने श्यामली को देखा और शालिनी को सुझाया। जब से वो हिम शिखर कॉर्पोरेशन में आया, दो लोगों ने उसकी सबसे ज्यादा मदद की। एक थी प्रिया शर्मा, दूसरी श्यामली वर्मा। पहली सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी। उसकी मदद के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी आम कर्मचारी थी। उसे मौका मिलते ही उसकी मदद करनी चाहिए थी ताकि उसकी मेहरबानी का बदला दे सके। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स टीम मैनेजर श्यामली वर्मा होंगी। अब से उनकी बात सुने और मेहनत करें। शालिनी ने सेल्स डिपार्टमेंट को कुछ शब्द कहे और चली गई। वो कंपनी की सीईओ थी और बहुत व्यस्त थी। हर दिन उसके पास कई जिम्मेदारियां थी, तो वो अपने ऑफिस लौट गई। सीईओ के जाने के बाद सबने अभय को अजीब नजरों से देखा। ये शख्स कौन था और सीईओ से उसका क्या रिश्ता था? सीईओ उसकी बात क्यों सुन रही थी? भाई अभय, मुझे सेल्स टीम मैनेजर के लिए सुझाने के लिए धन्यवाद। श्यामली ने लाल चेहरे से कृतज्ञता जताई। उसे पता था कि अपनी योग्यता से सेल्स टीम लीडर बनना मुश्किल था, लेकिन अभय के सुझाव से वो आसानी से ये पद पा गई। श्यामली एक मेहनती कर्मचारी थी। सेल्स टीम मैनेजर का पद उसकी मेहनत की पहचान था, तो वो बहुत खुश थी। और सेल्स टीम लीडर की तनख्वाह आम कर्मचारी से 1 से 2,000 ज्यादा थी। तनख्वाह के अलावा उपस्थिति पुरस्कार, साल के अंत का बोनस और कई फायदे आम कर्मचारियों से बेहतर थे। उसके पिता बीमार थे और उसे अस्पताल के लिए पैसे चाहिए थे। अब तनख्वाह बढ़ने से उसके पिता का बेहतर इलाज हो सकता था, इसलिए वो अभय की बहुत आभारी थी। छोटी श्यामली, धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप इसके लायक हैं। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। उसे ये सुंदर, मेहनती और जिम्मेदार लड़की पसंद थी। भाई अभय, ये 50,000 है, लीजिए। श्यामली ने अचानक अपने पर्स से 50,000 निकाले और अभय को दिए। श्यामली बहन, आपका क्या मतलब है? मैंने आपको सेल्स टीम लीडर बनाने के लिए पैसे के लिए सुझाव नहीं दिया। अभय ने हल्के गुस्से से कहा। उसने श्यामली की मदद कृतज्ञता और पसंद की वजह से की थी। अब श्यामली ने उसे 50,000 दिए तो ये क्या हो गया? रिश्वत? इससे वो बहुत नाराज था। भाई अभय, कृपया मेरे इरादे को गलत न समझें। ये 50,000 उस 10 लाख रुपए के डेट को वसूलने का इनाम है। ये आपको देना ही होगा। श्यामली ने होंठ हल्के ऊपर किए और समझाया।
ओह, ये इनाम है। अभय ने सिर हिलाया और अचानक समझ गया। उसने कंपनी का इनाम सिस्टम देखा था। हर ज्वेलरी बिकने या मुश्किल डेट वसूलने पर 5% कमीशन का इनाम था। शामली और उसने कुछ दिन पहले गैंग से 10 लाख का डेट वसूला था। 50,000 10 लाख का 5% कमीशन था। शामली बहन, वो मिशन आपका था। ये पैसे आपके होने चाहिए। आप लीजिए। अभय ने सिर हिलाया और कहा, भाई अभय, आपके बिना मैं 10 लाख का डेट नहीं वसूल सकती थी। कृपया इसे लीजिए। श्यामली बहन, मैंने कहा कि मैं ये पैसे नहीं लूंगा। आप लीजिए। भाई अभय, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूंगी। ठीक है, तो हम आधा आधा ले। हम दोनों 25 से 25,000 लेंगे। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और 50,000 के नोट 2 हिस्सों में बांट दिए। हर एक को 25,000 मिले। श्यामली 25,000 भी लेने को तैयार नहीं थी। अभय के जोर देने पर उसने हिचकिचाते हुए पैसे लिए। कहना होगा, ये एक साफ और अच्छी लड़की थी। कोई और लड़की होती तो 50,000 पर कूद पड़ती। भाई अभय, इस बार हमने 50,000 कमाए। काम के बाद इसे सेलिब्रेट करें। ठीक है, आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहती हैं? भाई अभय, मैं आपको सिल्वर डायमंड में कराओके के लिए ले जाऊंगी। ठीक है। अभय ने सिर हिलाया और काम के बाद श्यामली के साथ सिल्वर डायमंड में कराओके जाने का फैसला किया। लोन हिल। इस वक्त विकास यादव का चेहरा सख्त था। उसने 10,000 रुपए लिए और लोन हिलाया। बॉस किंग कॉन्ग, मैं चाहता हूं कि आप किसी को सबक सिखाएं। ये 10,000 है। विकास यादव ने पैसे किंग कॉन्ग के सामने रखे और धीरे से कहा, ठीक है, कौन है वो? किंग कॉन्ग ने हल्के से मुस्कुराकर बेफिक्री से पूछा। उसका नाम अभय है। वो आज रात सिल्वर डायमंड में होगा। जब वो वहां पहुंचेगा मैं आपको खबर दूंगा। विकास यादव ने दांत कसते हुए कहा। उसका चेहरा नफरत से भरा था। भले ही उसे सेल्स डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था, पर उसके पास अभी भी वहां जासूस और संपर्क थे। जब सेल्स डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी ने विकास को मैसेज किया कि श्यामली और अभय आज रात सिल्वर डायमंड में कराओके के लिए जा रहे हैं, तो उसने बदला लेने और अभय को सबक सिखाने का मन बना लिया। अभय को नहीं पता था कि उसके खिलाफ एक बदले की साजिश शुरू होने वाली थी। एपिसोड 40। दिन पलक झपकते बीत गया। पता ही नहीं चला कि कब काम खत्म होने का समय हो गया। भाई अभय, चलिए कराओके गाने। श्यामली वर्मा ने अपनी मासूम चेहरे पर हंसी बिखेरते हुए हाई हील्स पहनी। उसने हल्का मेकअप किया था और हल्की नीली ड्रेस पहनी थी, जो उसके सुंदर शरीर को खूबसूरती से ढक रही थी। उसने इस मौके के लिए खास तैयारी की थी और वो शानदार लग रही थी। ठीक है। अभय सिंह ने सिर हिलाया और उसके साथ सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकला। पहली मंजिल पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से गुजरते वक्त वो मोटे हाउ लुओ से मिले। अरे भाई, आप मुझे डिनर कब खिलाएंगे? हाउ लुओ ने अभय का हाथ पकड़ा और पूछा, आज क्यों नहीं? हम खाना खाकर कराओके जा सकते हैं। अभय ने मुस्कुराकर कहा। उसे इस मोटे को ठीक से धन्यवाद देना चाहिए था। आखिर उसने अभय को अपनी मोटर बाइक उधार देकर बड़ा एहसान किया था। वाह, मुझे इस सुंदर लड़की के साथ खाना मिलेगा। मुझे पसंद है। हाउ लुओ ने अपने मोटे गाल रगड़े और शैतानी भाव दिखाया। उसे खाना पीना पसंद था, लेकिन उसने नौकरी शुरू की थी और अभी कोई आय नहीं थी। कोई उसे खिलाए तो वो खुश था। तीनों कंपनी के पास रिवर सीन होटल की ओर चले। रिवर सीन होटल 10 मंजिल ऊंचा था और शानदार ढंग से सजा था। ये 4 सितारा होटल था और हिम शिखर कॉरपोरेशन के पास होने की वजह से इसका कारोबार हमेशा अच्छा रहता था। कितना शानदार होटल! हाउ लुओ ने होटल में घुसते ही हैरानी से कहा। साफ था कि ये उसकी पहली बार ऐसी शानदार जगह पर आना था, इसलिए वो सजावट से हैरान और चकाचौंध था। अभय और श्यामली दोनों शांत रहे। अभय ने इससे भी शानदार होटल देखे थे और श्यामली पहले यहां डायरेक्टर प्रिया शर्मा के साथ आ चुकी थी। होटल के एक डीलक्स कमरे में, भाई, हमारी मुलाकात किस्मत से हुई। 2 बोतल सफेद शराब मंगवाए। हाउ लुओ ने अपनी छोटी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, 2 बोतल वुलियांगे वाइन ले। भाई, वो बहुत महंगी है, कुछ सस्ती ठीक रहेगी। कोई बात नहीं, कंपनी ने आज मुझे 25,000 का इनाम दिया। मेरा खर्चा है। अभय ने हाथ हिलाया और उदारता से कहा। उसने 2 बोतल वुलियांगे मंगवाई, जो सम्राट का खजाना कहलाती थी और 52% अल्कोहल वाली सफेद शराब थी। हर बोतल 129 रुपए की थी। 2 बोतलें 258 रुपए की। हाउ लुओ के लिए, जो पहले 10 रुपए की शराब पीता था, 100 रुपए की शराब पहले से ही ऊंचे दर्जे की थी। पर उसे नहीं पता था
कि जब अभय विदेश में था तो हर बोतल हजारों रुपए की पीता था। एक बोतल उसकी साल भर की तनख्वाह से ज्यादा हो सकती थी। आइए भाई, आपके लिए टोस्ट। हाओ लुओ ने एक गिलास शराब भरा और अभय को दिया। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और एक घूंट में खत्म कर दिया। अरे वाह, आप सच में पी सकते हैं। हाओ लुओ ने तारीफ की और अंगूठा दिखाया। जानना जरूरी था कि यह बड़ा गिलास था। एक गिलास में 2 औंस शराब आती थी। अभय का एक घूंट में पीना और सांस न फूलना या चेहरा न लाल होना उसे प्रभावित कर गया। खाना पीना रिश्ते बेहतर करने का सबसे तेज तरीका था। कुछ गिलास शराब के बाद हाओ लुओ और अभय भाई बन गए, जो हर बात पर खुलकर बोलते थे। हाओ लुओ को सिर्फ एक बात उदास करती थी, श्यामली। ये छोटी सुंदरी उससे बात नहीं करती थी और सिर्फ अपने भाई अभय से बात करती थी। जिस अंतरंग तरीके से वो अभय को बुलाती थी, उससे उसे जलन होती थी। हैंडसम लोग हमेशा पॉपुलर होते हैं। हाओ लुओ ने अपने मोटे शरीर को उदासी से देखा। खाने के बीच में हाओ लुओ वॉशरूम गया। जब वो लौटा तो उसका चेहरा सख्त था। मोटे, क्या हुआ? अभय ने हाओ लुओ की अजीब हालत देखकर पूछा। अभी उससे बात करके उसे लगा था कि मोटे का स्वभाव अच्छा, हंसमुख और खुशमिजाज था। अब वो इतना उदास क्यों था? हाओ लुओ कुछ बोलने वाला था कि कमरे का दरवाजा खुला। 2 लोग घमंड से अंदर आए। एक पुरुष और एक महिला अंदर आए। महिला बहुत युवा थी, 20 साल की उम्र में। वो सुंदर थी और उसका शरीर अच्छा था, लेकिन भारी मेकअप और चटक लाल लिपस्टिक लगाई थी। उसकी ड्रेस छोटी थी और तेज परफ्यूम की खुशबू थी। पहली नजर में वो वैसी लगती थी जो रंगीन दुनिया में काम करती हो। पुरुष कम से कम 40 साल का था और महिला का पिता हो सकता था। वो गंजा था, पेट निकला हुआ था। उसका चेहरा ऐशो आराम की जिंदगी से पीला था। मोटे गधे, मुझे लगा तुम अच्छी जिंदगी जी रहे हो और 4 सितारा होटल में खाना खा सकते हो। पता चला कोई तुम्हें खिला रहा है। तुम परजीवी हो, दूसरों से खाना चुराते और झूठ बोलते हो। भारी मेकअप वाली महिला ललिता वर्मा ने हाओ लुओ को तिरस्कार से देखा। उसकी बात सुनकर हाओ लुओ का चेहरा लाल हो गया। उसने जोर से कहा, ललिता वर्मा, मैं झूठ नहीं बोलता और खाना नहीं चुराता। मोटे गधे, मुझे पता है तुम कैसे हो। तुम कंगाल हो। ललिता वर्मा, ऐसे मत बोलो। अरे मोटे गधे, तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली ना? पहले जब नौकरी नहीं थी तो तुम सिर्फ झूठ बोलते और खाना चुराते थे। क्या मैं गलत हूं? ललिता वर्मा ने भौहें सिकोड़कर तिरस्कार दिखाया। ललिता, ये मोटा गधा कौन है? गंजा मध्यम आयु का पुरुष किशोर यादव मुस्कुराया और उसकी कमर पकड़ते हुए पूछा, भाई किशोर, ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये गरीब है। मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। अब मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद है। ललिता वर्मा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और अपने स्तन उस पुरुष से रगड़े। मोटे गधे, ललिता वर्मा अब मेरी गर्लफ्रेंड है। अब से उसे परेशान करने की हिम्मत मत करना। किशोर यादव ने हाओ लुओ को तिरस्कार से देखा और हुक्म दिया। वो अमीर था और इन गरीब लोगों को नीचा देखता था। उसकी नजर देखकर हाओ लुओ का चेहरा सख्त हो गया। उसने मुट्ठी कसी और उसे पीटना चाहा। भाई किशोर, भले ही मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इसे ऐसी खराब जिंदगी में देखकर झूठ बोलते और खाना चुराते हुए मुझे बुरा लगता है। ललिता वर्मा ने असहज होने का नाटक किया और हाओ लुओ के लिए सहानुभूति दिखाई, लेकिन वो सीधे उसका मजाक उड़ा रही थी। ललिता, तुम बहुत नेक हो। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, किशोर यादव बोला। वो भावुक था और ललिता वर्मा के नाटक से धोखा खा गया। भाई किशोर, आप बड़े बॉस हैं, क्यों ना इस मोटे गधे के लिए नौकरी ढूंढे? ये मेरे गिल्ट को कम करेगा। ललिता वर्मा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और कहा, जरूर, हमारी फैक्ट्री में एक सफाई कर्मी की जगह है। मोटे गधे से पूछो कि वो जाना चाहता है या नहीं। किशोर यादव ने सिर हिलाया और घमंड से कहा, मोटे गधे, मैंने तुम्हारे लिए सफाई की नौकरी ढूंढी, चाहते हो? ललिता वर्मा ने मुस्कुराकर कहा। भले ही वो मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में छल और तिरस्कार था। वो हाओ लुओ का मजाक उड़ा रही थी और उसकी इज्जत को कुचल रही थी। हाओ लुओ का चेहरा लाल हो गया। वो इन दोनों की घिनौनी हरकत से साफ तौर पर गुस्से में था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। अभय ने उसका गुस्सा देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसे ये घमंडी महिला पसंद नहीं थी। मोटे, ये दोनों कौन हैं? इन्होंने हमारा खाना खराब कर दिया। इन्हें जाने को कहो। अभय ने हाओ लुओ की पीठ थपथपाई और हल्के से कहा, एपिसोड 41। आप हमें जाने के लिए कहने की हैसियत क्या रखते हैं?
ललिता वर्मा ने नाराजगी से पूछा। ये 4 सितारा रेस्तरां है, यहां सिर्फ हम जैसे अमीर लोगों का स्वागत है। आप जैसे गरीब लोग हमें जाने के लिए कहने की हैसियत क्या रखते हैं? मैं इस मोटे को डिनर खिला रहा हूं, आप नहीं। हमें परेशान मत करो। अभय सिंह ने भौहें सिकोड़कर नाराजगी दिखाई। सामग्रीवादी महिलाएं उसे सबसे ज्यादा नापसंद थी। ये अपने शरीर को सामान और पैसे के लिए बेचती थी और अक्सर अवैध संबंधों में माशूका बनती थी। हाँ, ये मोटा गरीब है। आप इसका दोस्त हैं तो शायद आप भी गरीब होंगे। ललिता ने उसे तिरस्कार से देखा। हालांकि वो अभय की सूरत से प्रभावित थी, फिर भी उसने उसकी सैन्य छलावरण वाली ड्रेस देखकर उसे गरीब समझा। सूरत से क्या होता है, बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। ललिता वर्मा, आप मुझे बेइज्जत कर सकती हैं, लेकिन मेरे दोस्त को नहीं। हाओ लुओ ने गुस्से में जोर से चिल्लाया। ललिता और वो हाई स्कूल में सहपाठी थे और कुछ समय तक साथ रहे थे। उस वक्त उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, क्योंकि ललिता तब साफ और मासूम थी। लेकिन नौकरी शुरू करने के बाद वो बदल गई। वो हमेशा शिकायत करती थी कि मोटा गरीब और हारा हुआ है, और आखिरकार उसने ब्रेकअप कर लिया। देखो, तुम और तुम्हारा दोस्त। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये 1 लाख रुपए की कलाई का कड़ा खरीदा है। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? ललिता ने अपने दाएं हाथ पर जेड का कड़ा दिखाया और तिरस्कार से कहा। यह जेड का कड़ा हाई-एंड ज्वेलरी था जो गंजे मोटे पुरुष ने खरीदा था, इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। ललिता की बात सुनकर हाओ लुओ का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कसी कि नाखून उसकी हथेली में घुस गए। खून बहने लगा, पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। कितनी बड़ी बेइज्जती थी। हां, हाओ लुओ उतना अमीर नहीं था और महंगा जेड कड़ा नहीं खरीद सकता था, लेकिन वो ललिता के प्रति वफादार था और उसे सबसे अच्छा देने की कोशिश करता था। अगर उसके पास एक रोटी होती तो वो पहले ललिता को देता था। फिर भी उसे बदले में धोखा मिला। भाई, इस खराब डिनर के लिए माफ कीजिए। हाओ लुओ ने पीठ फेरी और अभय से माफी मांगी। ये अभय के साथ एक खुशहाल डिनर होना था, लेकिन उसकी पूर्व प्रेमिका ने सब बर्बाद कर दिया। मोटे को उसके लिए बहुत बुरा लगा। मोटे, तुमने मुझे भाई कहा, इसके लिए मैं ये मामला संभालूंगा। अभय ने हाओ की पीठ थपथपाई और हल्के से कहा। उसे ये शख्स पसंद था, इसलिए वो उसकी इस बेइज्जती में जरूर मदद करेगा। ये मोटा खाने के अलावा कुछ नहीं जानता। क्या आपको इसका दोस्त होने में शर्मिंदगी नहीं होती? ललिता ने भौहें सिकोड़कर तिरस्कार से कहा। शर्मिंदगी? मुझे लगता है कि मुझे आप पर ज्यादा शर्मिंदगी होगी, जो नकली कड़ा पहनकर इधर उधर दिखावा कर रही है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आपका जेड कड़ा नकली है, समझ गई? अभय ने उसे मजाक उड़ाते हुए देखा। उसकी बात ने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया, खासकर ललिता को। वो बहुत हैरान दिखी। आप कहते हैं कि ये नकली है? ललिता ने उसे शक से देखा। हाँ, आपका जेड कड़ा पूरी तरह नकली है। ये ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का होगा। अभय ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। 10 रुपए? क्या मजाक कर रहे हैं? मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि ये 1 लाख रुपए का है। हाँ, मैंने कहा कि ये सिर्फ 10 रुपए का है। अगर आपको भरोसा नहीं तो उससे पूछ लीजिए। किशोर, बताइए, ये जेड कड़ा कितने का है? ललिता ने कड़ा उतारकर गंजे पुरुष से पूछा। ललिता, बेशक, ये 1 लाख रुपए का है। देखो, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। किशोर यादव ने कांपते हुए कड़े का सर्टिफिकेट निकाला। हालांकि उसने कहा कि कड़ा असली है, उसके चेहरे की घबराहट उसे बता रही थी। दुर्भाग्य से इस मूर्ख लड़की को इस गंजे मध्यम आयु के पुरुष ने ठग लिया था। सुना, भाई किशोर ने कहा कि ये असली है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। ललिता ने सर्टिफिकेट पकड़कर घमंड से कहा। हाँ, वो सर्टिफिकेट आप किसी भी विज्ञापन कंपनी से 1 रुपए में ले सकते हैं, तो कुल मिलाकर 11 रुपए हुए। अभय ने सिर हिलाया और उसे बेवकूफ की तरह देखा। किशोर यादव अभय की बात सुनकर हैरान था और उसका चेहरा बदल गया। ये शख्स कहां से आया और इसे मेरे सारे तरीके कैसे पता है? भाई किशोर, बताइए, क्या ये सर्टिफिकेट भी नकली है? ललिता ने किशोर की घबराहट देखकर शक से पूछा। किशोर की चिंता देखकर वो पहले ही अभय की बात पर भरोसा करने लगी थी। ललिता किशोर की गर्लफ्रेंड इसलिए बनी थी क्योंकि उसने उसे 1 लाख रुपए का शानदार जेड कड़ा खरीदा था। अगर ये नकली था तो क्या उसे ठगा नहीं गया? ललिता, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम मुझ पर भरोसा कैसे नहीं करती और एक बाहरी पर करती हो? किशोर ने बहाने बनाते हुए चेहरा बदला। भाई, अगर आप फिर से कहें कि ये नकली है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। किशोर ने अभय को आक्रामकता से देखा। यह देखना आसान है कि कड़ा असली है या नहीं,
अगर इसे लाइटर से जलाने पर काला हो जाए तो ये नकली है। अभय ने घमंड से हाथ पीछे बांधकर कहा। वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन वस्तु नीलामी संस्था का मानद अध्यक्ष था। वो आसानी से प्राचीन वस्तुओं, जेड, हीरे और चीनी मिट्टी के बर्तनों के असली या नकली होने का पता लगा सकता था। ललिता ने अभय की बात सुनकर आंखें चौड़ी की। उसने अपने पर्स से लाइटर निकाला और जेड कड़े को जलाया। कुछ सेकंड में जेड कड़ा काला हो गया। ये काला हो गया, ये नकली है। ललिता ने जले हुए जेड कड़े को गुस्से और नाराजगी से देखा। उसे एक बूढ़े ने ठग लिया था। असली जेड कड़ा जलाने पर काला नहीं होता। सिर्फ कांच और कार्बन से बने नकली कड़े ही जलने पर रंग बदलते हैं। इसलिए यह जेड कड़ा निस्संदेह नकली था। कमीने, तुमने मुझे नकली जेड से अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ललिता चिल्लाई और नकली जेड कड़े से किशोर यादव के सिर पर मारने लगी। आह, दर्द हो रहा है। किशोर यादव सिर पकड़कर चीखा। उसके चेहरे पर कड़े से जलने का निशान बन गया। अभय ललिता और किशोर को आपस में लड़ते देख हंसने लगा। यह वही था जो वो चाहता था, दुश्मनों को आपस में लड़वाना, बजाय इसके कि वो खुद उन्हें पीटे। एपिसोड 42। कमीनी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। किशोर यादव का चेहरा अचानक बदल गया और उसने ललिता वर्मा को गुस्से से घूरा। इस पागल औरत ने सच में उसे मारा? उसकी अपनी पत्नी ने भी उसे कभी नहीं मारा था। झूठा, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम पैसे की भूखी हो। खुद को दोष दो। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ललिता एक पागल औरत की तरह किशोर पर टूट पड़ी और उसके चेहरे को नोचने लगी। किशोर को ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर 2 खरोंचे पड़ गई और खून बहने लगा। तुमने मुझे खरोंचा? निकल जाओ यहां से। किशोर ने ललिता के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा सूज गया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। ललिता फिर भूखी शेरनी की तरह किशोर के चेहरे पर टूट पड़ी और भी जोर से लड़ने लगी। किशोर में अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी, भले ही वो पुरुष था। दोनों जोर जोर से लड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। अभय सिंह ने कुछ ही सेकंड में 2 प्यार करने वालों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। 2 कुत्तों के बीच हड्डी डालना अभय की सबसे बड़ी खूबी थी। चलो मोटे, इन्हें छोड़ दो। अभय ने मुस्कुराकर हाउलुओ और श्यामली वर्मा का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद भी कुछ देर तक लड़ाई की आवाजें सुनाई देती रहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। होटल के बाहर पहुंचते ही हाउलुओ ने अभय को झुककर कृतज्ञता जताई। उसे पता था कि अगर अभय की मदद न मिलती तो ललिता उसे बहुत बुरा बेइज्जत करती। इस शख्स ने न सिर्फ उसका गुस्सा निकाला, बल्कि ललिता और किशोर को आपस में लड़वा दिया। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया। मोटे, वो तुम्हारे लायक नहीं थी। भविष्य में तुम्हें जरूर सही इंसान मिलेगा। शुभकामनाएं। अभय ने हाउ के कंधे थपथपाकर उसे सांत्वना दी। धन्यवाद भाई, आज से आप मेरे भाई हैं। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बताइए, मैं आपका एहसान चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाउ लुओ ने दृढ़ता से कहा। हाउ लुओ ने अभय को अपना अच्छा भाई मान लिया था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। ठीक है, 2 बड़े मर्दों का ये भावुक ड्रामा बंद करो। चलो कराओ के चलते हैं। श्यामली ने हाउ लुओ के भावुक शब्द सुनकर बीच में टोका। हाँ, माफ कीजिए, हम ये भूल गए थे। हाउ लुओ ने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराया। श्यामली ने आंखें घुमाई और बोली, ठीक है, चलो गाना गाते हैं। उन्होंने टैक्सी पकड़ी और सिल्वर डायमंड की ओर चल पड़े। सिल्वर डायमंड पूर्वांचल शहर का एक बड़ा मनोरंजन केंद्र था। यह 5 मंजिल ऊंचा और 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़ा था। इसमें सुनहरी दीवारें, क्रिस्टल फर्श और विशाल झाड़ फानूस थे। फ्रंट डेस्क मैनेजर एक लंबे बालों वाली सुंदरी थी, जिसका चेहरा नाजुक और कद ऊंचा था। उसने काली प्रोफेशनल ड्रेस पहनी थी। यह सुंदर मैनेजर अभय की सैन्य छलावरण वाली बेतरतीब ड्रेस देखकर तिरस्कार दिखाने लगी। कहते हैं कि कपड़ों से इंसान का स्वाद पता चलता है। कस्टमर सर्विस में तेज नजर होना जरूरी है। एक नजर में ब्रांड और कीमत देखकर अमीर या गरीब का पता लगाना पड़ता है। उसकी नजर में अभय एक गरीब शख्स था और जाहिर है गरीब लोग उसे सबसे ज्यादा नापसंद थे। यहां सर्विस फीस ज्यादा है। सबसे छोटा कमरा भी 300 रुपए प्रति घंटे का है। क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? मैनेजर सुंदरी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। क्या बात है, ये पैसे की भूखी लड़कियां हर जगह क्यों हैं? अभय ने आंखें घुमाई और चुप रहा। क्या मैं गरीब दिखता हूं? सोच रहे हो तो बता दूं, भले ही सब कुछ वुल्फ फैंग क्लैन के नाम पर हो, मेरे स्विट्जरलैंड के बैंक खाते में 10 अंकों की रकम है।
मैं सो कमरे बुक कर सकता हूं बिना कुछ बोले। सब कहते हैं कि हुआशिया के लोग पैसे के पीछे और जजमेंटल है। अब पता चला क्यों। धप। अभय ने फ्रंट डेस्क पर 2,000 रुपए पटके और बोला, 300 रुपए कमरे के लिए, बाकी 2 सुंदर लड़कियों, फल और 20 बियर के लिए। पैसों का ढेर देखकर मैनेजर सुंदरी की आंखों में अचानक खुशी चमक उठी। ये आपका कमरा नंबर है 29। मैनेजर सुंदरी ने अपने उदास चेहरे को मुस्कुराहट में बदला। उसका सारा तिरस्कार गायब हो गया। उसके लिए पैसे पहले थे, बाकी सब बाद में। चलो। अभय ने चाबी ली और कमरा 29 की ओर बढ़ा। 3 मिनट में वो कमरे तक पहुंच गए। थोड़ी देर बाद 2 सुंदर लड़कियां भी अंदर आई। ये दोनों सुंदर लड़कियां प्रिंसेस कहलाती थी और उनके चेहरे नाजुक थे। दोनों लंबी और पतली थी। लाल होंठ और लाल नेल पॉलिश उन्हें मोहक बना रही थी। प्रिंसेस गाने, पीने और ग्राहकों के साथ शराब के खेल खेलने के लिए खास होती थी। अगर आप ज्यादा पैसे देने को तैयार हो तो उनके साथ सो भी सकते थे। दोनों प्रिंसेस ने खुद का परिचय दिया। लंबे बालों वाली का नाम लिटिल मेई था और छोटे बालों वाली का लिटिल वान। फिर उन्होंने अभय और हाओ लुओ के लिए ड्रिंक्स डालना शुरू किया। श्यामली को उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो भी लड़की थी। भाई अभय, मैं पहले गाऊंगी। श्यामली ने मुस्कुराकर कैरेज नाम का गाना ऑर्डर किया और माइक्रोफोन से गाना शुरू किया। आखिरकार मैंने ये फैसला किया। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, बस तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाना चाहूंगी। मुझे पता है ये आसान नहीं। मेरा दिल खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम अचानक मुझे छोड़ दोगे। श्यामली की शानदार आवाज में गाना बहुत खूबसूरती से गाया गया। हालांकि अभय की नजर में श्यामली की गायकी साधारण थी। अगर उसकी बारी होती तो वो उससे 10 गुना बेहतर गा सकता था। भाई अभय, आप एक गाना गाइए। श्यामली ने मुस्कुराकर माइक्रोफोन अभय को दिया और गाने को कहा, ठीक है, मैं लव द माउंटेन्स बट लव ब्यूटी मोर गाऊंगा। अभय ने अपनी आवाज साफ की और तैयार होकर माइक्रोफोन में गाना शुरू किया। रास्ता अनंत है, हम कृतज्ञता और शिकायतों के साथ चलते हैं। हर पीढ़ी में किस्मत और नियति है। एक ही खून बांटते हैं, एक ही पानी पीते हैं। ये अनंत यात्रा। मुझे पहाड़ से प्यार है, पर सुंदरी से ज्यादा मोहब्बत हो गई। कौन साहसी अकेला रहना चाहेगा? एक अच्छा इंसान साहस और महत्वाकांक्षा के साथ मीलों तक मशहूर होगा। अभय ने गाना शानदार ढंग से गाया। ये एक राजा की कहानी थी जिसने सुंदरी के लिए अपनी पूरी जीती हुई दुनिया छोड़ दी। कमाल था। कितनी शानदार आवाज। श्यामली हैरान थी। उसका मुंह खुला रह गया। हाओ लुओ और दोनों सुंदर लड़कियां भी अवाक रह गई। ये आवाज संगीत जगत के 4 किंग से भी तुलना की जा सकती थी। भाई अभय, आप बहुत अच्छा गाते हैं। श्यामली ने अपने चेहरे पर लाली लिए अभय को बड़ा अंगूठा दिखाया। एपिसोड 43। भाई अभय, आप बहुत अच्छा गाते हैं, फिर से गाइए। श्यामली वर्मा के जोर देने पर अभय सिंह ने दर्जन भर बार गाना गाया। श्यामली उसकी आवाज में मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन अभय का गला सूख गया। बस, अब नहीं, मैं थोड़ा आराम करूंगा। मोटे, तुम गाओ। अभय ने माइक्रोफोन हाओ लुओ को थमाया और बैठ गया। इतना गाने के बाद उसका गला सूखा और खुरदुरा हो गया था। ठीक है, मैं आपको अपनी आवाज सुनाता हूं। हाओ लुओ ने माइक्रोफोन लिया और गाना शुरू किया, लेकिन उसने सिर्फ एक पंक्ति गाई और श्यामली वर्मा ने उसे रोक दिया। मोटे की आवाज बहुत खराब थी। ये मरते सुअर की आवाज से भी बदतर थी। मोटे, गाना बंद करो। मुझे रात को बुरे सपने आने का डर है। श्यामली ने आंखें घुमाई और मोटे को बेरमी से झटका दिया। बाकी 2 प्रिंसेस, लिटिल मेई और लिटिल वान, अपने मुंह ढककर चुपके से हंसने लगी। उन्होंने केटीवी में कई साल काम किया था, लेकिन इतना बुरा गाना पहली बार सुना था। यह भूतों और भेड़ियों की चीख जैसा लग रहा था। भाई अभय, क्या मेरा गाना सच में इतना खराब है? हाओ लुओ ने उदास होकर पूछा। हाँ, कृपया अब गाना मत गाओ। अभय ने सहानुभूति से सिर हिलाया। मोटे की आवाज इतनी घातक थी कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाओ लुओ उदास होकर माइक्रोफोन नीचे रखने को मजबूर हुआ ताकि बाकियों का गुस्सा न भड़के। हैंडसम, गाने के बाद थोड़ा मजा करते हैं। चलो पासे खेलते हैं। जो हारा उसे पीना होगा। लंबे बालों वाली प्रिंसेस लिटिल मेई ने एक छोटा कटोरा और एक पासा निकाला। वो अभय के पास बैठ गई और मोहक ढंग से बोली। प्रिंसेस का काम ग्राहकों के साथ गाना और उनका मनोरंजन करना था। वो ग्राहकों को थोड़ा फायदा उठाने की इजाजत दे सकती थी, लेकिन उनका मुख्य मकसद ग्राहक को ज्यादा खर्च करवाना
और केटीवी में ज्यादा शराब खरीदवाना था। अगर ग्राहक पर्याप्त पैसे दे तो वो प्रिंसेस को होटल ले जा सकता था। बेशक जो महिलाएं सोने के लिए उपलब्ध थी वो ज्यादा खुली हुई थी। अगर वो ग्राहक के साथ होटल जाती तो उन्हें सुरक्षा के लिए कंडोम खरीदना पड़ता था ताकि बीमारियां ना हो। बताओ ये कैसे खेलते हैं? अभय ने लिटिल मेई की मोहक शक्ल देखकर रुचि से मुस्कुराते हुए पूछा। हम पासे का बड़ा या छोटा अनुमान लगाएंगे। 1, 3 या 5 छोटा होगा, 2, 4 या 6 बड़ा होगा। जो हारा उसे एक बोतल बियर पीनी होगी। लिटिल मेई ने अपने लाल चेहरे से हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूंगा, लेकिन मेरा नाम है एक रात 7 बार। मैं कभी नहीं हारा। अभय ने आत्मविश्वास से घमंड दिखाते हुए मुस्कुराया। 1 रात 7 बार? क्यों न कहो 1 रात 13 बार? दोनों प्रिंसेस, लिटिल मेई और लिटिल वान ने आंखें घुमाई। लिटिल मेई ने पासे को कटोरे में डाला, कुछ बार हिलाया और पूछा, बड़ा या छोटा? छोटा। अभय ने अपने कान थोड़ा हिलाया और कटोरे में पासे पर ध्यान दिया। लिटिल मेई की पलकें झपकी। उसने ढक्कन खोला और सच में छोटा था। उसकी आंखों में हैरानी चमकी। ये हैंडसम शख्स बहुत भाग्यशाली था। उसने पहली कोशिश में सही अनुमान लगा लिया। लिटिल मेई ने मन में सोचा, हारा हुआ अपनी हार मानने को तैयार होना चाहिए। उसने एक बोतल बियर उठाई और जल्दी से खत्म कर दी। केटीवी की सभी प्रिंसेस बहुत पी सकती थी। उसने पासे को फिर से कटोरे में डाला और हिलाना शुरू किया। हैंडसम, बड़ा या छोटा? फिर भी छोटा। आप फिर सही है, मैं पीती हूं। हैंडसम, बड़ा या छोटा? इस बार बड़ा। अरे आप तो जुए के देवता है, हर बार सही अनुमान। लिटिल मेई ने हैरानी से गाली दी। अभय ने लगातार कई बार सही अनुमान लगाया था। उसने कई बोतलें बियर पी ली थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मेई दीदी, मैं खेलती हूं। लिटिल वान ने देखा कि लिटिल मेई बहुत पी चुकी थी। उसने पासा लिया और अभय के साथ खेलना शुरू किया। 10 मिनट बाद लिटिल वान भी हैरान थी। अभय हमेशा पासे का सही अनुमान लगा लेता था। उसने एक भी गलती नहीं की। लिटिल वान ने भी लिटिल मेई की तरह बहुत सारी बियर पी ली थी और नशे में थी। हैंडसम, आप बहुत अच्छे हैं, हम अब कैसे खेले? लिटिल मेई और लिटिल वान दोनों ने अभय को नाराजगी से देखा। उनका इरादा अभय को नशे में चूर करने का था, लेकिन वो खुद नशे में हो गई। कितनी शर्मिंदगी की बात थी। जब उसने देखा कि दोनों प्रिंसेस हार गई, श्यामली को भी मजा आया और उसने अभय के साथ खेलना शुरू किया। बिना शक वो भी बुरी तरह हार गई। कुछ बोतलें बियर पीने के बाद उसने भी अभय के साथ खेलने से मना कर दिया। भाई अभय, मैं भी आपके साथ पासे खेलना चाहता हूं। मोटे को यकीन नहीं था और वो अभय के साथ पासे खेलना चाहता था, लेकिन वो भी बुरी तरह हार गया। अभय जुए के देवता की पुनर्जन्म की तरह था और उसने कमरे में सबको हरा दिया। मैं इतना कमाल हूं। अजय होना कितना अकेला है। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, जिससे बाकी लोग और उदास हो गए। 1 घंटे बाद, गाने के बाद, अभय, हाओ लुओ और श्यामली वर्मा ने सिल्वर डायमंड केटीवी से साथ में बाहर निकले। धन्यवाद। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। श्यामली ने अभय को धुंधली आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बस तुम खुश हो। अभय ने श्यामली को थामा और हल्के से मुस्कुराया। उसे लग रहा था कि श्यामली के दिल में कुछ था और वो आज उसे निकालना चाहती थी। हाओ लुओ ने दोनों की अंतरंग हरकतें देखकर उदास होकर सिर एक तरफ कर लिया। एक अकेले शख्स के लिए किसी से प्यार न मिलना बहुत बुरा लगता था। शख्स, रुक जाओ। अभय और श्यामली अभी 50 मीटर ही चले थे कि कुछ गुंडों ने उन्हें रोक लिया। इन गुंडों के बाल रंग बिरंगे थे और हाथों में डंडे थे। वो खतरनाक दिख रहे थे। उनका लीडर एक मध्यम आयु का पुरुष था, जो लंबा और मजबूत था। उसकी लंबाई कम से कम 1.9 मीटर थी और वो मांसल और ताकत से भरा था। उसका नाम किंग कॉन्ग था, एक गैंग का लीडर। आप लोग यहां क्यों हैं? गुंडों को देखकर श्यामली भी होश में आ गई। उसका मासूम चेहरा डर से भर गया। उसे पता था कि ये गुंडे बुरे थे और अक्सर गलत काम करते थे। सुंदरी, ये तुम्हारा मामला नहीं है, हट जाओ। किसी ने हमें अभय सिंह की टांग तोड़ने के लिए पैसे दिए हैं। किंग कॉन्ग ने हाथ हिलाया और श्यामली को जाने का इशारा किया। वो यहां अभय को सबक सिखाने आए थे। क्या विकास यादव ने आपको भेजा? श्यामली बहुत समझदार थी। उसने तुरंत विकास यादव के बारे में सोचा। आखिर विकास यादव को अभय की वजह से हिम शिखर कॉरपोरेशन से निकाला गया था। विकास यादव एक नीच शख्स था और बदला जरूर लेगा। बिल्कुल,
जो विकास यादव को नाराज करने की हिम्मत करते हैं उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। किंग कॉन्ग ने ठंडी हंसी हंसी और माना कि उन्हें विकास यादव ने बुलाया था। भाई अभय, माफ कीजिए, मैं आपको मुसीबत में ले आई। जल्दी भाग जाइए। श्यामली की पलकें झपकी। उसका मासूम चेहरा माफी से भर गया। उसे पता था कि विकास यादव ने अभय से परेशानी इसलिए मचाई क्योंकि वो उसकी वजह से था। उसने अभय को धक्का दिया और उसे भागने को कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। चिंता मत करो श्यामली बहन, ये कमजोर लोग हैं, ये मेरे सामने कुछ नहीं है। अभय ने श्यामली के कंधे पर थपकी दी और उसे सांत्वना भरी नजर दी। शख्स, तुम बहुत घमंडी हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अभय को कमजोर कहते सुनकर किंग कॉन्ग का चेहरा सख्त हो गया और वो गुस्से से अभय की ओर बढ़ा। अरे बाप रे, ये आप है? किंग कॉन्ग ने डर से चीख मारी। चूंकि रात हो चुकी थी, रोशनी कम थी, वो दूर था और अभय का चेहरा साफ नहीं देख पाया था। अब जब वो पास आया तो किंग कॉन्ग ने आखिरकार अभय का चेहरा देख लिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वो चिल्लाया। उसके सामने खड़ा युवक वही था जिसने लोन हिल पर उसकी बाह तोड़ी थी। एपिसोड 44। शैतान। ये एक शैतान था। किंग कॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगा जब उसे अभय सिंह की भयानक यादें ताजा हुई। उसे इस अजय शख्स से गहरा डर था जो एक मिनट में उसके गैंग के दर्जनों लोगों को हरा सकता था। भाई, भाई, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आप है। किंग कॉन्ग का चेहरा पीला था और उसका लंबा शरीर कांप रहा था। किंग कॉन्ग, फिर तुम? क्या तुम मरना चाहते हो? अभय ने हाथ पीछे रखकर ठंडे लहजे में कहा। भाई, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। किंग कॉन्ग ने सिर झुकाकर माफी मांगी। विकास यादव कहाँ है? अभय ने भौहें सिकोड़कर पूछा। भाई, वो पीछे गाड़ी में है, मैं उसे अभी लाता हूं। अभय से माफी पाने के लिए किंग कॉन्ग ने खुद विकास यादव को पकड़ने की पेशकश की। इस वक्त 50 मीटर दूर विकास यादव अपनी गाड़ी में उत्साहित बैठा था। उसने अभी किंग कॉन्ग को 10,000 रुपए दिए थे और अभय की टांगे तोड़ने का आदेश दिया था। अब तक उसका काम पूरा हो जाना चाहिए था। अभय के टांगे टूटने के बाद उसके सामने गिड़गिड़ाने की सोच उसे बहुत खुश कर रही थी। अभय के अक्षम हो जाने पर श्यामली वर्मा उसे जरूर छोड़ देगी, फिर श्यामली उसकी हो जाएगी। इस सोच पर विकास यादव की मुस्कान चौड़ी हो गई। बाहर निकल, कमीने। विकास यादव अभी उत्साहित था कि अचानक एक चीख सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो किंग कॉन्ग था। उसने उत्साह से पूछा, भाई किंग कॉन्ग, आपने अभय सिंह की टांगे तोड़ दी? तेरी मां की। दरवाजा खोल और बाहर निकल, कमीने। किंग कॉन्ग ने सख्त चेहरा बनाकर चिल्लाया। किंग कॉन्ग भाई, आपका क्या मतलब है? विकास यादव को कुछ गलत लगा और उसके चेहरे पर हैरानी झलकी। मैंने कहा, गाड़ी से बाहर निकल, सुना नहीं? भाई किंग कॉन्ग, अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कमीने, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खिड़की तोड़ दूंगा। किंग कॉन्ग ने ठंडी हंसी हंसी और अचानक अपने दाएं हाथ से बाई खिड़की पर मुक्का मारा। धड़ाम। एक जोरदार आवाज हुई और मजबूत खिड़की का शीशा किंग कॉन्ग के एक मुक्के से टूट गया। उसने अपनी मुट्ठी अंदर डाली और विकास यादव को गाड़ी से बाहर खींच लिया। आप क्या चाहते हैं? विकास यादव का चेहरा किंग कॉन्ग की खतरनाक शक्ल देखकर पीला पड़ गया। मैं क्या चाहता हूं? जल्दी पता चल जाएगा। किंग कॉन्ग ने ठंडी मुस्कान दी और विकास यादव को उठाकर अभय के सामने ले आया। धर। अभय के सामने पहुंचते ही किंग कॉन्ग ने अपना बायां हाथ छोड़ा और विकास यादव को जमीन पर फेंक दिया। ये आप है? विकास यादव ने ऊपर देखा और अभय को अपने सामने खड़ा पाकर हैरान रह गया। सुना है तुम मेरी टांगे तोड़ना चाहते हो, सच है? अभय ने ठंडी मुस्कान दी और कहा। अभय सिंह, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं? विकास यादव ने आंखें घुमाई और कुछ छिपाने की कोशिश की। मानते नहीं? किंग कॉन्ग, तुम बताओ। अभय ने भौहें सिकोड़कर किंग कॉन्ग से कहा। विकास यादव ने मुझे 10,000 रुपए दिए और आपकी टांगे तोड़ने को कहा। किंग कॉन्ग ने बगल में खड़े होकर सम्मान से कहा। विकास यादव, अब साफ सुना? अभय सिंह, हां, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ना चाहता हूं। तुमने श्यामली वर्मा को मुझसे छीना और मुझे हिम शिखर कॉरपोरेशन से निकलवाया। विकास यादव, क्या तुमने सुना है, जो बहुत पाप करते हैं वो मरते हैं? अभय ने हाथ पीछे रखकर हल्के से पूछा। भाई किंग कॉन्ग, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने अभय सिंह की टांगे क्यों नहीं तोड़ी? विकास यादव अचानक किंग कॉन्ग की ओर मुड़ा और जोर से पूछा। थप्पड़। किंग कॉन्ग ने विकास यादव के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाया।
अभय सिंह मेरे भाई है, तुम मुझे अपने भाई को पीटने को कहते हो? मरना चाहते हो? अभय से माफी पाने के लिए किंग कॉन्ग ने उसे भाई कहना शुरू कर दिया और खुद को उसका मातहत बना लिया। क्या अभय सिन्हा आपके भाई हैं? विकास यादव ने चेहरा पकड़कर हैरानी से कहा। उसे पता था कि किंग कॉन्ग बहुत ताकतवर था। वो फ्लाइंग कार गैंग का लीडर था और उसके पास दर्जनों गुंडे थे। वो अभय सिन्हा का मातहत कैसे बन गया? भाई, इस कमीने का क्या करें? किंग कॉन्ग अभय के पास दौड़ा और सम्मान से पूछा। उसका सम्मानजनक व्यवहार एक मातहत जैसा था। किंग कॉन्ग का यह सम्मान देखकर विकास यादव कांप गया और उसका चेहरा बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ताकतवर शख्स को नाराज कर दिया था। किंग कॉन्ग, इसकी टांगे तोड़ दो। अभय ने हाथ हिलाया और हल्के से कहा, जो मुझ पर हमला नहीं करता मैं उस पर नहीं करता, लेकिन जो मुझ पर हमला करता है उसका जवाब जरूर देता हूं। यह अभय का जीवन नियम था। विकास यादव उसकी टांगे तोड़ना चाहता था। जाहिर है उसे अपनी टांगे तोड़वानी चाहिए थी। किंग कॉन्ग विकास यादव के पास दौड़ा। विकास यादव डर भरी नजरों से देखता रहा जब किंग कॉन्ग ने उसकी टांगे तोड़ दी। मेरी टांगे! विकास यादव ने चीख मारी। उसका सिर झुका और वो बेहोश हो गया। भाई, ये मेरा नाम कार है। आज की घटना मेरी गलती थी। मैं आपको डिनर पर बुलाकर माफी मांगना चाहता हूं। ठीक है? किंग कॉन्ग ने अपना नाम कार्ड अभय की ओर बढ़ाया और घबराहट से पूछा। उसे इस युवा से गहरा डर था। उसे पता था कि अगर वो उसका कार्ड नहीं लेता तो वो खत्म हो जाएगा। किंग कॉन्ग की घबराहट देखकर अभय को हंसी आ गई। क्या मैं इतना डरावना हूं? ठीक है, कल रात आपको फोन करूंगा। अभय ने किंग कॉन्ग का नाम कार्ड लिया और हल्के से कहा, धन्यवाद भाई। किंग कॉन्ग ने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और कृतज्ञता से कहा। उसे पता था कि आज की बात खत्म हो गई। श्यामली बहन, मोटे, चलो। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और सुस्त पड़े श्यामली वर्मा और हाउ लुओं को केटीवी के ओएक से दूर ले गया। अलविदा भाई, किंग कॉन्ग ने अचानक झुककर चिल्लाया। अलविदा भाई। पीछे खड़े दर्जनों गुंडों ने भी झुककर चिल्लाया। दर्जनों लोगों की आवाज बहुत तेज थी। धमाकेदार आवाज से आसपास के लोग डरकर दूर हट गए। क्या बात है, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, ठीक है? अभय लड़खड़ा गया और लगभग गिर पड़ा। किंग कॉन्ग और उसके गुंडों की चीख ने उसे गैंग का बड़ा भाई बना दिया। यह उसकी साफ और निष्पक्ष छवि को खराब कर रहा था। श्यामली और हाउ लुओ हैरान थे जब उन्होंने इतने सारे लोगों को अभय को भाई कहते देखा। दोनों की आंखों में सितारे चमकते हुए अभय की पूजा करने लगे। भाई अभय, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ताकतवर हैं। किंग कॉन्ग भी आपको भाई कहता है। श्यामली ने प्रशंसा से अभय को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में सितारे चमक रहे थे। वो लगभग कहने वाली थी, मैं आपसे प्यार करती हूं। सुंदरिया साहसी लोगों को पसंद करती है। उसे भाई अभय दिन ब दिन ज्यादा पसंद आने लगा था। भाई अभय, आप कमाल है। आप मेरे आदर्श हैं। हाउ लुओ ने अभय को प्रशंसा से देखा। उसकी आंखों में सितारे थे। उसे पता था कि किंग कॉन्ग इलाके के मशहूर गैंग का लीडर था और बहुत ताकतवर था। लेकिन अब किंग कॉन्ग अभय को भाई कह रहा था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब अभय उससे भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली था। ऐसे भाई के साथ उसका भविष्य उज्जवल होगा। एपिसोड 45। खैर, आज का दिन थकान भरा रहा। चलो घर चलते हैं और आराम करते हैं। कल फिर काम पर जाना है। अभय सिन्हा थोड़ा हैरान था जब उसने श्यामली वर्मा और हाउ लुओ की आंखों में प्रशंसा देखी। उसने एक टैक्सी रोकी और श्यामली वर्मा और हाउ लुओ को उनके घर भेज दिया। फिर उसने अपने लिए एक टैक्सी बुलाई और शाही महल की ओर चल पड़ा। हॉट स्प्रिंग विला का एक शानदार कमरा। दो पुरुष आमने सामने बैठे थे। एक की कदकाठी मजबूत थी। उसकी नाक ऊंची थी। उसके सुनहरे घुंघराले बाल थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। ये टाइगर कॉन्टिनेंट का राजा था, टाइगर किंग। बाई ओर बैठा पुरुष टाइगर किंग जितना मजबूत नहीं था। वो औसत कद का था और उसका रंग पीला। उसकी आंखें चमकीली थी और उसने चीते की खाल पहनी थी। उसका पूरा शरीर मांसल, चुस्त और विस्फोटक ऊर्जा से भरा था। ये था पैंथर किंग, पैंथर कॉन्टिनेंट का राजा। पैंथर किंग, क्या यहां सुरक्षित है? टाइगर किंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बिल्कुल, कम से कम ये तुम्हारे सनशाइन एस्टेट के बेसमेंट से ज्यादा सुरक्षित है। पैंथर किंग ने अपनी चीते की खाल को सहलाया और हल्के से कहा। वो असली चीते की खाल पहने था जिसे उसने एक मुक्के से मारा था। पैंथर किंग,
ये हॉट स्प्रिंग विला चेन परिवार की जमीन है। चेन हुआशिया का नागरिक है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टाइगर किंग ने अपने हाथ में लोहे की गेंद से खेलते हुए कहा। वो अपने महाद्वीप का टाइगर किंग था और शाही खानदान का वंशज था। उसका एक पूर्वज जनरल था जिसकी हुआशिया से जन्मजात दुश्मनी थी। टाइगर किंग, तुम निश्चिंत रहो। चेन परिवार की कंपनी हमारे नियंत्रण में है। हॉट स्प्रिंग विला का असली मालिक मैं हूं। पैंथर किंग ने हल्के से मुस्कुराकर घमंड दिखाया। पैंथर किंग एक बड़े कोकेशाई परिवार से था जिसने हुआशिया में बहुत निवेश किया था। चेन परिवार उन कंपनियों में से एक था जिसमें उन्होंने निवेश किया था। तुम लोग चालाक हो। टाइगर किंग ने सिगार पीते हुए हल्के से कहा। वो क्यूबन सिगार पी रहा था जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिगार था। हर सिगार की कीमत कुछ $100 थी। नहीं, हम रैट किंग जितने चालाक नहीं हैं। वो शख्स हुआशिया पहुंचते ही छिप गया। मुझे भी नहीं पता कि वो कहां छिपा है। पैंथर किंग का चेहरा रैट किंग की बात करते हुए गुस्से से भर गया। रैट किंग एक चालाक और दुष्ट शख्स था जिससे उसे नफरत थी। पैंथर किंग, उस कायर की परवाह मत करो। क्या तुमने तय किया कि वुल्फ किंग से कैसे निपटना है? मैं चाहता हूं कि चेन परिवार पहले उससे निपटे। पैंथर किंग, भले ही चेन परिवार ताकतवर हो लेकिन वो वुल्फ किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे टाइगर किंग, मैं चेन परिवार से वुल्फ किंग से नहीं बल्कि उसकी पत्नी शालिनी गुप्ता से निपटने की बात कर रहा हूं। पैंथर किंग ने हल्के से मुस्कुराकर आत्मविश्वास दिखाया। ठीक है, लेकिन मुझे याद दिलाना होगा, पॉइजन स्पाइडर ने शालिनी गुप्ता की हत्या की कोशिश की थी लेकिन वुल्फ किंग ने उसे मार डाला। टाइगर किंग ने भौहें सिकोड़कर कहा और पैंथर किंग की रणनीति पर आशावादी नहीं था। टाइगर किंग, मैं भूल गया। मैं ताकत इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा। मुझे पता है कि वुल्फ किंग धरती का सबसे ताकतवर इंसान है। मैं चाहता हूं कि चेन परिवार की कंपनी हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी करे और फिर उसे बर्बाद कर दे। पैंथर किंग ने कुटिल मुस्कान दी। उसकी आंखों में ठंडक चमकी। टैक्सी में बैठा अभय नहीं जानता था कि पैंथर किंग ने शालिनी गुप्ता की हिम शिखर कॉरपोरेशन पर नजर डाल दी थी। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो वो डरता नहीं। वुल्फ किंग के शब्दकोश में डर शब्द नहीं था। शाही महल। अभय टैक्सी से उतरा और शाही महल की ओर चला। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये शख्स छलावरण वाली वर्दी पहने था और जाहिर तौर पर गरीब था। पता नहीं इसकी शुगर मम्मी कौन है? दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने मन ही मन अंदाजा लगाया। सच कहें तो सिक्योरिटी गार्ड्स अमीर लोगों के दरवाजे के रखवाले थे। उनमें से ज्यादातर लोग दिखावट से जज करते थे और घमंडी थे। अरे, ये आप है। अचानक पीछे से एक हैरान आवाज आई। अभय ने चारों ओर देखा और एक मोहक महिला को सफेद मासेराती में बैठे देखा। उसने लाल ड्रेस पहनी थी और ड्राइवर की सीट पर थी। ये मोहक महिला कोई और नहीं, रूपा सिन्हा थी, जिससे उसने रॉयल ब्लैक चिकन उधार लिया था। सुंदरी, क्या संयोग है, हम फिर मिल गए। अभय ने मुस्कुराकर एक सज्जन जैसी मुस्कान दिखाई। हाँ, क्या संयोग है। क्या आप मेरे घर पर एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराकर उसे आमंत्रित किया। बेशक, मुझे सुंदरी का न्योता स्वीकार करना चाहिए। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और गाड़ी में चढ़ गया। व्रूम। मासेराती ने एक गर्जना की और तेजी से इलाके में दाखिल हो गई। भाई, मैंने क्या देखा? वो छलावरण वाली वर्दी वाला गरीब शख्स सुंदरी रूपा सिन्हा की गाड़ी में चढ़ गया। तो उसकी शुगर मम्मी रूपा सिन्हा है, तभी वो इस शानदार इलाके में आ सकता है। चुप करो। क्या मरना चाहते हो? रूपा सिन्हा ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके बारे में गपशप कर सको। पिछले सिक्योरिटी गार्ड को याद करो जिसने रूपा सिन्हा से छेड़खानी की थी और अगले दिन लाश बन गया था। बाई ओर का सिक्योरिटी गार्ड ने दाई ओर वाले को चुप कराया और उसके सिर पर चपत लगाई। दोनों डर से चारों ओर देखने लगे कि कहीं उनकी बात किसी ने सुन तो नहीं ली। अगर ऐसा हुआ तो वो खत्म हो जाते। विला नंबर 14, लिविंग रूम के अंदर अभय चमड़े के सोफे पर बैठा था और रूपा सिन्हा उसके सामने बैठी थी। रूपा सिन्हा बहुत खूबसूरत थी। उसके होंठ चटक लाल थे और आंखें पानी के तालाब जैसी। उसकी त्वचा मुलायम थी और उसका शरीर सुंदर। उसकी आंखें मोहक ढंग से चमक रही थी। उसने एक लंबी स्पैगेटी ड्रेस पहनी थी जो उसके सुंदर शरीर को और सुंदर बना रही थी। उसकी गोरी टांगे ड्रेस के नीचे से झांक रही थी। उसने पैरों में लाल हाई हील्स पहनी थी। वो मोहक और आकर्षक थी। आप क्या पीना चाहेंगे? कोल्ड ड्रिंक, कॉफी या रेड वाइन? रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और खिंचाई की जिससे उसकी सुंदर कर्व्स दिखाई दी।
उसके शरीर की कर्व्स बहुत आकर्षक थी और एक नजर में किसी का दिल तेज कर सकती थी। एक आम पुरुष लार टपकाने लगता। सौभाग्य से अभय वुल्फ किंग था और अपनी शांति बनाए रख सकता था। 2 गिलास फ्रेंच रेड वाइन, कृपया। अभय ने उंगली टैप की और हल्के से कहा, ठीक है, मुझे वाइन सेलर से लानी होगी। आप लिविंग रूम में घूम सकते हैं। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और शान से बेसमेंट की ओर चली गई। उसके बेसमेंट में एक वाइन सेलर था जिसमें कीमती वाइन का बड़ा संग्रह था। हर बोतल की कीमत बहुत ज्यादा थी। अभय खड़ा हुआ और लिविंग रूम में घूमने लगा। लिविंग रूम शानदार था, जिसमें यूरोपीय शैली का पेरिस डिजाइन था। यह विदेशी लग रहा था। थोड़ी देर बाद रूपा सिन्हा एक बोतल रेड वाइन लेकर लौटी। उसने मुस्कुराकर कहा, लिविंग रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा है, डिजाइन शानदार है। क्या यह पेरिस के डिजाइनर एंड्रिया ने बनाया है? अभय ने देखकर कहा, आप बहुत समझदार हैं। आपको कैसे पता कि यह एंड्रिया ने डिजाइन किया? रूपा सिन्हा की आंखों में हैरानी झलकी। एंड्रिया पेरिस की सबसे मशहूर इंटीरियर डिजाइनर थी। उसने अपने रिश्तों और मोटी रकम का इस्तेमाल कर उसे घर डिजाइन करने के लिए बुलाया था। सामने वाला शख्स इस मशहूर डिजाइनर को कैसे जानता था? मैंने अंदाजा लगाया। अभय ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। वो सामने वाली महिला को यह नहीं बताने वाला था कि एंड्रिया उसकी दोस्त थी। आप बहुत तेज हैं। लीजिए, मैं आपको एक गिलास रेड वाइन से पुरस्कृत करती हूं। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और अभय को एक गिलास रेड वाइन थमाया।